हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपने कक्षा 12 की जीव विज्ञान के अंदर सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। अपने 12th बायोलॉजी के अंदर सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। तो देखो इसके अंदर अपने आधा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर अपने आधा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। क्योंकि इसमें मुख्य रूप से दो भाग ही हैं, एक तो है नर युग्मकोद्भिद और दूसरा है मादा युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद कंप्लीट हो चुका है। अब अपने जो टॉपिक है वो क्या है, मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो मादा युग्मकोद्भिद देखो आज का अपना टॉपिक रहेगा मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन। आज का अपना टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन। इसके अंदर अनेक टॉपिक हम पढ़ेंगे, अनेक भाग इसमें हम पढ़ेंगे। तो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन, इसमें देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जायांग। ठीक है, जायांग है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक क्या रहेगा, जायांग रहेगा। तो देखो जायांग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक पुष्प की संरचना किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनती है जिसमें ये भाग बने हुए होते हैं, इधर ये भाग बनते हैं। तो इसमें देखो ये भाग तो क्या होते हैं, पुमंग होते हैं, है ना। और ये सबसे बीच वाला ये भाग क्या होता है, जायांग, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्त्री कैंसर भी बोलते हैं। जायांग उसको हम क्या बोलते हैं, स्त्री कैंसर भी बोलते हैं। तो देखो जायांग की संरचना किस प्रकार की होती है, उस संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, जायांग का चित्र बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जायांग का चित्र बनाएंगे कि जायांग है उसकी संरचना है वो किस प्रकार की बनी हुई होती है। तो सबसे पहले हम जायांग का चित्र बनाते हैं। देखो ठीक है, ये सबसे ऊपर का भाग बनता है। ये क्या बनता है, सबसे ऊपर का भाग बनता है। इस प्रकार से आगे ये संरचना यहीं पे ऐसे नीचे चली जाती है। ठीक है, मतलब एक पुष्प होता है उसके अंदर जो बीज की संरचना पाई जाती है या जो बीज का भाग पाया जाता है, सबसे बीज का भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। पूरा ये कंप्लीट संरचना क्या होती है, पुष्प है उसके बीज की संरचना होती है। ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं, जो बीजांड होता है उसके अंदर ये संरचना पाई जाती है। ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गई, इसकी संरचना बन गई। अब देखो इसका हम नामांकन कर लेते हैं। ये बन गया। इसमें देखो सबसे ऊपर का ये भाग क्या कहलाता है, वृत्तिकाग्र। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है, वृत्तिकाग्र। सॉरी, ये हटा लेते हैं। ये क्या होता है, वृत्तिका होता है। इसको भी यहां लगा दो। ये क्या होता है, वृत्तिका होता है। और ये क्या होता है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय में बीजांड द्वार और निभाग। देखो ये होता है
अंडाशय, यहाँ पे होता है बीजांड द्वार, और ये होता है निभाग, और ये होता है वृंत। ठीक है, जो क्या होता है पुष्प से जुड़ा हुआ रहता है, बीजांड वृंत। ठीक है, तो ये होती है एक मादा युग्मकोद्भिद जायांग की संरचना। ठीक है, ये किसकी संरचना है? मादा युग्मकोद्भिद जायांग की संरचना है। अब इसके अलग अलग क्या क्या कार्य होते हैं ये हम सब इससे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो एक पुष्प होता है, उस पुष्प के अंदर सबसे बीच में जो भाग पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। पुष्प है, उसमें जो बीच में भाग पाया जाता है उसको जायांग बोलते हैं, और पुष्प के मादा भाग को, मादा भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? जायांग, या स्त्री केसर इसको हम बोल सकते हैं। नर भाग होता है वो क्या होता है? पुमंग होता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, नर भाग तो क्या होता है? पुमंग होता है, और मादा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जायांग। उसकी संरचना देखो इस प्रकार से होती है। ठीक है, मुख्य रूप से जो जायांग है उसके अंदर 3 भाग बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? देखो, वृत्तिकाग्र मुख्य रूप से जायांग है, उसके अंदर कितने भाग बनते हैं? 3 भाग। सबसे पहला कौन सा होता है? वर्तिकाग्र। दूसरा कौन सा होता है? वर्तिका। और तीसरा होता है वो क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, एक की पुष्प में जो जायांग भाग है उसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब हम एक बार ये छोड़ते हैं और इस चित्र को समझते हैं। ठीक है, इस चित्र को कैसे समझते हैं? देखो, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से भाग है? एक तो है वर्तिकाग्र, एक कौन सा है? वर्तिका है, और एक क्या है? अंडाशय। ठीक है, 3 भाग है जो मैंने तीनों के नाम लिखे हैं। अब क्या होता है कि ये पुष्प केस क्या होता है? सबसे बीच में पाया जाता है। अब इसके दोनों तरफ यहाँ पे देखो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। यहाँ पे उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? पुमंग या पुंकेसर, या पुष्प का नर भाग, जो इसके दोनों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि पराग कोश है, उसके अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण कहाँ पे होता है? पराग कोश में। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर कंप्लीट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पराग कणों का निर्माण कहाँ पे होता है? परागकोश में होता है। तो परागकोश के अंदर जब पराग कणों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है कि देखो, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये संरचना आप लोग बना लेना। पहले ये संरचना, सबसे पहले हेडिंग लगा लेना मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन, उसके बाद में हेडिंग लगाना जायांग, और उसके बाद में ये कंप्लीट संरचना बना लेना। क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो इसके अंदर कुछ नाम और लिख दूंगा मैं, तो वो आपको नहीं लिखने हैं। जो कुछ मैं आगे इस संरचना में चेंज करता हूँ वो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं बनानी है। ठीक है, आप लोगों को केवल ये इतनी संरचना ही बनानी है। ठीक है, ये केवल इतनी ही संरचना बनानी है। तो पहले आप लोगों को वीडियो को रोक के, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी आप जिसमें भी लैपटॉप, मोबाइल जिसमें भी पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर पहले ये संरचना बनानी है। ठीक है, अब हम समझेंगे। क्या समझेंगे कि इसके 3 भाग होते हैं। ये संरचना है किसकी? किसकी संरचना है? जायांग की। किसकी संरचना है? जायांग की, स्त्री केसर की, जायांग की, स्त्री केसर की, पुष्प के मादा भाग की, ये क्या है? संरचना है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। इसमें सबसे ऊपर का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे ऊपर का भाग होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये क्या करता है? ये क्या करता है कि जो परागकण है, ये क्या है? मान लो परागकण है। ये क्या है? परागकण है। ठीक है, ये परागकण मान लो जैसे इसके संपर्क में आते हैं, यहां पे आते हैं। अब ये किसी माध्यम के द्वारा भी हो सकता है, जैसे वायु द्वारा उड़कर आ सकते हैं, जल में तैरते हुए आ सकते हैं, कीट है उसको वो कीट लेकर आ सकते हैं। ये हमने अलैंगिक जनन में पढ़ा था। आगे अभी आगे और आएगा, परागण अपने टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, वायु द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है, कीट द्वारा भी हो सकता है, किसी पक्षी द्वारा भी ये
यहां पर आ सकते हैं, अपने आप भी आ सकते हैं। जैसे इसके दोनों तरफ मान लो कि पुंकेसर है और उस पुंकेसर से जैसे ही परागकण झड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वो डायरेक्ट इसके ऊपर भी गिर सकते हैं। तो चाहे किसी भी रूप से आए, यहां पे जब परागकण आते हैं, क्या आते हैं यहां पे, ये क्या है, परागकण। यहां पे क्या पहुंचते हैं, परागकण पहुंचते हैं। तो यहां पे जब ये परागकण पहुंचते हैं तो इन परागकणों को ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। कौन ग्रहण करता है, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र क्या करता है, इसको ग्रहण कर लेता है। देखो ध्यान से समझना, जैसे हम अलग अलग हेडिंग लगा के इसका वर्णन लिखेंगे। अभी वर्तिकाग्र जायांग के सबसे ऊपर का भाग होता है जो पराग कणों को धारण करने का कार्य करता है। क्या करता है, पराग कणों को धारण करने का कार्य करता है। यहां पे जब पराग कणों को यह धारण करता है तो इनमें से मान लो एक परागकण है, ये परागकण क्या करता है, इसके अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है, परागकण इसके अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही इसके अंदर ये प्रवेश करता है तो यहां पे एक नली बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पराग नली। ठीक है, यहां पे क्या बनती है, एक नली बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पराग नली बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यहां पे बहुत सारे परागकण आते हैं, लेकिन उन बहुत सारे परागकणों में से एक परागकण क्या करता है, इसके अंदर प्रवेश करता है। इसके अंदर प्रवेश करता है तो यहां पे किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है। अब देखो इसके नीचे वर्तिका, केवल इतना भाग होता है, वो तो क्या होता है, वर्तिकाग्र का होता है। जो ये ऊपर का है भाग, केवल ये इतना भाग तो किसका होता है, वर्तिकाग्र का होता है। यहां से ये क्या बन जाती है, वर्तिका बन जाती है। वर्तिका क्या कार्य करती है, वर्तिका ऊपर से तो वर्तिकाग्र से जुड़ी हुई रहती है, वर्तिका ऊपर से तो वर्तिकाग्र से जुड़ी हुई रहती है तथा नीचे से बीजांड से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, मतलब वर्तिकाग्र और बीजांड के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। वर्तिकाग्र और बीजांड के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये भाग है, इन दोनों के बीच का भाग क्या है, वर्तिका है। ठीक है, ये वर्तिका बन गई यहां पे, तो इस वर्तिका में किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है। प्रारंभ कहां से होती है, पराग नली वर्तिकाग्र से हो जाती है, लेकिन पराग नली का निर्माण किसके अंदर होता है, वर्तिका के अंदर होता है। वर्तिका के अंदर निर्माण होने के बाद में ये कहां पहुंचती है, अंडाशय में। तो देखो ये कंप्लीट संरचना अंडाशय की है। इसका ये ऊपर का भाग तो क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। ठीक है, और नीचे का भाग ये क्या बन गया, निभाग बन गया। ये अंडाशय का है कंप्लीट। ठीक है, इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है, बीज का या फल का निर्माण। बीज या फल जो बनता है कहां से बनेगा, कि ये परागकण, पराग नली यहां से भी प्रवेश कर सकती है, हो सकता है इधर से भी आई। ठीक है, ये इधर से आके इसके अंदर प्रवेश करेगी, यहां आएगी, तो यहां पे क्या बन जाएगा, या तो क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, यहां पे फल बन जाएगा। ठीक है, तो बीज या फल जिसका भी निर्माण होता है उसका निर्माण कहां पे होगा, अंडाशय के बीच में होगा। ठीक है, बीज या फल का निर्माण होगा तो उस बीज या फल का निर्माण कहां पे होगा, अंडाशय के बीज के अंदर होगा। इससे बीज की संरचना है उसके अंदर होगा। तो यहां पे निर्माण हो जाता है अंडाशय। अंडाशय का टॉपिक आता है तो अंडाशय सबसे फुला हुआ संरचना। ठीक है, अंडाशय किसको हम बोलेंगे, कि जायांग में नीचे की एक फुली हुई संरचना को हम अंडाशय बोलते हैं, जिसका ऊपर का भाग बीजांड द्वार होता है, नीचे निभाग होता है, इसके अंदर बीज व फल का निर्माण होता है। ठीक है, और सबसे नीचे देखो बीजांड वरंत, जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, पुष्प से। किससे जुड़ा हुआ रहता है, पुष्प से। ये बीजांड वरंत है, ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ये तो होती है किसकी संरचना, मादा युग्मकोद्भिद जायांग है उसकी संरचना। ठीक है, ये किसकी संरचना है, मादा युग्मकोद्भिद जायांग की संरचना। आप लोगों की ये संरचना समझ में आई होगी। अब अपने को देखो क्या करना है, थोड़ा ध्यान से और समझना है। समझना कैसे है,
कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये हेडिंग लगानी है। सबसे पहले अपने को क्या करनी है, ये हेडिंग लगानी है। कौन सी, ये मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन। ये क्या लग गई, हेडिंग लग गई, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन। उसके बाद में हेडिंग लगा लेना जायांग या स्त्री केसर। हेडिंग क्या लगाना है, जायांग या स्त्री केसर। हेडिंग लगा ली। उसके बाद में अपने को ये चित्र बना लिया। अब इसका वर्णन स्टार्ट करना है हमें। तो देखो वर्णन हम कैसे लिखेंगे। जायांग हेडिंग लगाई हुई है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। यह पुष्प का मादा भाग होता है, इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। यह पुष्प के मध्य की संरचना होती है। यह पुष्प के मध्य की संरचना होती है। जायांग के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जायांग के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो ये 3 भाग हो गए, ठीक है। जायांग के मुख्य रूप से कितने भाग हो गए, 3 भाग बन गए। अब देखो पहले एक तीनों के नाम लिखने हैं अपने को। हेडिंग लगाना है नंबर 1 वर्तिकाग्र। हेडिंग क्या लगाना है, नंबर 1 वर्तिकाग्र। मैंने समझा दिया है, वर्तिकाग्र देखो यहां पे है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को क्या लिखना है कि जायांग के सबसे ऊपर का भाग या सबसे ऊपर की संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है, जो पराग कणों को धारण करने का कार्य करती है। इन पराग कणों में से कोई एक पराग कण इस वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश करता है, जिससे पराग नली का निर्माण प्रारंभ होता है। जिससे किसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है, पराग नली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। किसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है, पराग नली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पे ये पराग नली बनना प्रारंभ हो जाती है। उसके पश्चात हेडिंग लगानी है अपने को नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर हेडिंग के अंदर क्या लगाना है, वर्तिका। 2 नंबर हेडिंग है, उसमें क्या हेडिंग लगाना है, वर्तिका। वर्तिका में क्या लिखना है कि यह वर्तिकाग्र वह अंडाशय की बीज की संरचना होती है। अर्थात इसका ऊपर का भाग, इसका ऊपर का भाग तो वर्तिकाग्र से जुड़ा हुआ रहता है तथा यह नीचे से अंडाशय से जुड़ी हुई रहती है। इसके अंदर किसका निर्माण होता है, पराग नली का। पराग नली का निर्माण प्रारंभ यहां से हो जाता है, परंतु वर्तिका के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग नली का। पूर्ण रूप से पराग नलिका का निर्माण किस में होता है, वर्तिका के अंदर होता है, ठीक है। अब नंबर 3 संरचना। नंबर 3 भाग कौन सा हो गया, अंडाशय हो गया। तीसरा कौन सा भाग हो गया, अंडाशय हो गया। हेडिंग लगाना है 3 नंबर अंडाशय। यह जायांग का फूली हुई संरचना, ठीक है। जायांग में फूली हुई संरचना को अंडाशय बोलते हैं, जो सबसे नीचे पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर जब पराग नलिका प्रवेश करती है तो बीज या फल का निर्माण होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये बाकी जो संरचना वो मैंने बता दी है। अब हम पढ़ेंगे इसकी संरचना, ठीक है। मतलब यहां पे क्या है, ये बीजांड है, बीजांड, ये कंप्लीट संरचना बीजांड या अंडाशय, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, इस बीजांड या अंडाशय उसकी संरचना हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, बीजांड या अंडाशय उसकी संरचना पढ़ेंगे। देखो इसमें अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही बनता है। कैसे बनता है ये टॉपिक, क्यों, क्योंकि पराग कण है वो कहां पे आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। पराग कण है वो कहां पे धारण हो जाते हैं, इस वर्तिकाग्र पर धारण हो जाते हैं। वर्तिकाग्र क्या करती है, उस पराग कणों को धारण कर लेती है। देखो इसके अंदर एक प्रक्रिया बनेगी, ठीक है। इसमें देखो एक आगे अपने टॉपिक आएगा, पहले मैं उसको बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए। एक होता है परागगण, ये अलग से हम टॉपिक भी पढ़ेंगे। परागगण किसको बोलते हैं, ठीक है। परागगण किसको बोलेंगे, देखो परागकण, परागकण अलग अलग नाम है, ध्यान से पढ़ना। परागगण, ये क्या लिखा है मैंने, परागगण।
और ये क्या लिखा है, पराग कण। ठीक है, तो पराग कणु का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। देखो, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण किसको बोलेंगे हम? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। यह क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। किसकी? परागण की परिभाषा हो गई। ठीक है, परागण की परिभाषा क्या हुई कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, परागण किसको बोलेंगे हम? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो ये हो गया, क्या हुआ, परागण हो गया। ठीक है, अब देखो इतना कंप्लीट हो गया है। परागण ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कि होता क्या है, पढ़ लिया। पराग कणों का निर्माण कहां पे होता है? पराग कणों का निर्माण कहां पे होता है? पराग कोश में। कहां पे होता है? पराग कोश के अंदर। ठीक है, पराग कोश में किसका निर्माण होता है? पराग कणों का। पराग कोश किसका भाग है? पुमंग का। किसका भाग है? पुमंग का। ठीक है, परागकण कहां पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र किसका भाग है? जायांग का। तो अब देखो, ये पुमंग और जायांग जब आपस में क्रिया करेंगे तो वो क्या होगा? निषेचन होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। तो परागण किसको हम बोलेंगे? परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब ये दो प्रकार का होता है। देखो, एक तो क्या होता है, स्वयं परागण। एक दूसरा कौन सा होता है? पर परागण। देखो, स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण हम किसको बोलते हैं? स्वयं परागण हम बोलेंगे जो अपने आप हो जाता है। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि ये क्या है, जायांग है। इसके इधर दोनों तरफ यहां पे ये क्या पाए जाते हैं? पुमंग। पुमंग में सबसे ऊपर का भाग क्या होता है? परागकोश। यहां पे किसका निर्माण होता है? परागकणों का। अब ये परागकण ऐसे ही उड़कर यहां पे पहुंच जाते हैं अपने आप। ठीक है, उसको तो हम क्या बोलेंगे? स्वयं परागण। ठीक है, और पर परागण हम किसको बोलेंगे? किसी माध्यम के द्वारा जब ये पहुंचते हैं, किसी माध्यम के द्वारा जब ये पहुंचते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर परागण बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने एक अलग से टॉपिक आएगा, इसको अभी नोट नहीं करना है, कॉपी के अंदर नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये अलग अपने टॉपिक रहेगा, इसको हम अलग से पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को जैसे अभी का जो टॉपिक था उसके अंदर आपको कॉपी के अंदर क्या लिखना है? हेडिंग ये लगाना मादा युग्म कोद की संरचना, उसके बाद में हेडिंग लगाना है जायांग। जायांग के बाद में जो सबसे पहले मैंने बताया था कि अब ये चित्र बना लो। ठीक है, उसी टाइम आपको ये चित्र बनाना है। ये नहीं कि अब ये से मैंने बना दिया अब बना रहे हो, नहीं। पहले स्टार्ट में मैंने बोला था ना कि अब ये चित्र बना लो, तो उसी टाइम आप लोगों को ये चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद में देखो, वर्णन मैंने जायांग का बताया था। कैसे लिखना है कि पुष्प के मादा भाग को जायांग बोलते हैं, इसे स्त्री केसर भी बोलते हैं। ठीक है, यह पुष्प के सबसे बीच में पाया जाता है या बीज की संरचना होती है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। सबसे पहले 1 नंबर हेडिंग वर्तिकाग्र लिखना है। वर्तिकाग्र का वर्णन करना है कि यह जायांग के सबसे ऊपर की संरचना होती है जो परागकणों को धारण करती है या परागकणों को धारण करने का कार्य करती है। 2 नंबर है वो क्या लिखना है अपने को? वर्तिका लिखनी है। तो वर्तिका में क्या लिखना है कि इसमें पराग नलिका का निर्माण होता है। ये ऊपर से तो वर्तिकाग्र से जुड़ी हुई रहती है और नीचे से अंडाशय उससे जुड़ी हुई रहती है, मतलब इसके बीच की संरचना होती है। इसमें किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। और 3 नंबर है जो अंडाशय है। तो अंडाशय में अपने को क्या लिखना है कि मादा भाग जायांग का फूली हुई संरचना क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। इसमें बीज या फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों का वर्णन लिखना है। अलग अलग हेडिंग लगा के इनका क्या करना है? तीनों का वर्णन करना है। इसमें देखो, इसमें जो कुछ भाग अलग भी थे उसका भी मैंने वर्णन बताया आपको, जैसे पुष्प वृंत है, बीजांड द्वार है, निभाग।
अब अपने जो टॉपिक आएगा ना वो आएगा बीजांड की संरचना। अब अपने जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? बीजांड की संरचना। देखो अब अपने टॉपिक क्या आएगा? बीजांड की संरचना। ठीक है, तो बीजांड की जो बीज की संरचना है, ठीक है, जो कंप्लीट संरचना, जो बीज की संरचना है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन सी? जैसे ये संरचना हमने पढ़ी थी, जो आगे का टॉपिक क्लास होगी उसके अंदर हम ये संरचना पढ़ेंगे, जो क्या है? बिल्कुल बीज की संरचना। ये इस प्रकार से ये संरचना बनेगी। यहाँ पे देखो ये संरचना बनेगी। ठीक है, काफ़ी बड़ी संरचना है। यहाँ पे पराग नली का निर्माण होगा। ठीक है, इसके अंदर ये बीजांड द्वार होगा, निभाग होगा, अध्यावरण, इसके अंदर 2 आवरण पाए जाएंगे, बाह्य आवरण और अंतःआवरण। तो ये संरचना हम बीजांड की संरचना वो अगले क्लास है उसमें पढ़ेंगे। इसमें देखो हम बीजांड की संरचना भी पढ़ेंगे और बीजांड के प्रकार भी पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, एक तो हम क्या पढ़ेंगे? बीजांड की संरचना, और एक हम क्या पढ़ेंगे? बीजांड के प्रकार। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, मतलब बीजांड की संरचना है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि बीजांड है उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो भी ये संरचना, जैसे बीजांड किस प्रकार के, इसका मुंह इस प्रकार से हैं, इधर भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, पराग नलिका है उसके अंदर किस प्रकार से प्रवेश करती है, ये अपना टॉपिक रहेगा। तो ये सब टॉपिक रहेगा अपने आगे की क्लास के अंदर। आप लोग नियमित रूप से इन ऑनलाइन क्लासों के साथ में जुड़े हुए रहिए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपकी जो पढ़ाई है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यदि आप लोगों ने अभी अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है तो आगे आप जब ऑफलाइन स्कूल खुलेगी उस टाइम जब पढ़ाई करोगे तो उस टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इतना नुकसान हो जाएगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए चाहे इस टाइम आप पढ़ाई कम करें, लेकिन अपनी पढ़ाई है उसको नियमित रखें। ये नहीं कि एकदम से हमने पूरी कंप्लीट पढ़ाई है वो बंद कर दी है। यदि आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई है उसको नियमित रूप से जारी रखें, जिससे आगे जब एग्ज़ाम, वार्षिक एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगी। आप लोगों के लिए स्कूल भी खुलेगी, क्योंकि जैसे कल के पेपर में आया था कि 0 सेशन नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि इस साल स्कूल खुलेगी भी नहीं, बिल्कुल स्कूल खुलेगी। बोर्ड एग्ज़ाम भी होंगे, वार्षिक परीक्षा भी होगी, समय पे सिलेबस भी होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रथम, सेकंड, थर्ड टेस्ट भी होंगे। ये कंप्लीट प्रक्रियाएं हैं वो होगी और हो सकता है सितंबर के अंदर स्कूल भी खुल जाए। इसलिए अपनी पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट रखें। आगे की क्लास में ये टॉपिक बीजांड की संरचना और बीजांड के प्रकार, ये टॉपिक हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे।